नमस्कार बच्चों, ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 8 से पाठ 16 पानी की कहानी पाठ के शब्दार्थ, MCQ तथा अन्य प्रश्नोत्तर। वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा ताकि पाठ की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। तो चलिए सबसे पहले करते हैं पाठ के शब्दार्थ। पहला शब्द है कण। कण यानी छोटा सा अंश, जिसे पार्टिकल कहते हैं। दृष्टि का अर्थ होता है नजर। फव्वारा पानी की ऊंची धारा। टटोलती यानी ढूंढती हुई। अधिकांश ज्यादातर या अधिकतर को कहते हैं। असंख्य का अर्थ होता है बहुत सारे, जिनकी संख्या गिनी ना जा सके। बंधुओं यानी भाइयों या फिर साथियों। प्राणनाश यानी प्राणों का नष्ट होना अर्थात मारे जाना। खनिजों पोषक तत्व को कहते हैं, जिसे कि मिनरल्स भी कहा जाता है। प्रयत्न यानी कोशिश या प्रयास। उत्सुकता जिज्ञासा या फिर जानने की इच्छा। कोठरी उसका अर्थ होता है छोटा सा कमरा। उन्मत्त यानी मतवाला, जिसे मस्त भी कहा जाता है। समतल यानी ऐसा स्थान जिसका तल बराबर हो। सांसत यानी कि कष्ट। भोक्ति का अर्थ होता है भोगना या फिर सहन करना। भावपूर्ण इसका अर्थ होता है असरदार। परिपूर्ण यानी किसी चीज से भरा हुआ। तनिक थोड़ा सा। पुरखे यानी पूर्वज। हड्रोजन हाइड्रोजन को कहते हैं। ओषजन यानी ऑक्सीजन। सूर्यमंडल सूर्य का घेरा। लपट दहकना या फिर जोर से जलना। विद्यमान इसका अर्थ होता है मौजूद होना। ब्रह्मांड सृष्टि को कहते हैं और उथल पुथल का अर्थ होता है हलचल। वार का अर्थ है प्रहार। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर का एक गोलाकार आवरण यानी घेरा। खंड खंड टुकड़े टुकड़े होना। प्रहार का अर्थ होता है किसी पर वार करना। किलोल मस्ती को कहते हैं और किलकारी का अर्थ होता है हंसने की आवाज। जैसे छोटा सा बच्चा हंसता है तो उसे किलकारी कहा जाता है। स्वच्छंद यानी अपनी इच्छा के अनुसार जीने वाला। ज्वालामुखी यानी आग का दहकता हुआ गोला, जिसे आप अंग्रेजी में वोल्केनो कहते हैं। दल यानी समूह। गरज कर यानी क्रोध में भरकर कुछ कहना। दर्शन दिखाई देना। ओझल गायब हो जाना। प्रतिक्षण यानी हर पल। वंशज यानी किसी के वंश की संतान। भयावह जिसका अर्थ होता है भयंकर या फिर भयानक। उज्जवल चमकता हुआ। प्रचंड यानी भयानक तेज या फिर बड़ा। प्रकाश पिंड आभा का मंडल या फिर उल्का। चौंधियाना बहुत तेज चमक जिसे आंखें सहन न कर सकें। पिंड का अर्थ होता है गोला। आकर्षण शक्ति यानी खींचने की शक्ति, जिसे मैग्नेटिक फोर्स भी कहा जाता है। ज्ञात यानी जानकारी। ग्रहराज उल्का को कहा गया है। चूर्ण का अर्थ है चूरा और सहस्रों यानी हजारों। भीषण भयंकर या डरावने को कहते हैं और शिखर का अर्थ होता है चोटी। रासायनिक क्रिया जब दो केमिकल्स आपस में मिले उस प्रक्रिया को कहते हैं। प्रत्यक्ष यानी आंखों के सामने। अस्तित्व वजूद या फिर हस्ती। दीर्घजीवी लंबे समय तक जीने वाला। वार्तालाप अर्थ है बातचीत। श्रद्धा यानी सम्मान। फलस्वरूप यानी किसी के परिणाम। दृश्य नजारे को कहते हैं। वर्णनातीत यानी जिसका वर्णन न किया जा सके। निरा केवल को कहते हैं। खारापन यानी बिल्कुल नमकीन पानी। जी मचलाना उल्टी जैसा लगना। तो बच्चों ये तो थे शब्दार्थ। इस पाठ में बहुत अधिक ऐसे शब्द आए हैं जिनके अर्थ जानना बहुत जरूरी था। तो आइए अब करते हैं MCQ, लेते हैं आपकी परीक्षा। तैयार हैं आप? सबसे पहला प्रश्न है पानी की कहानी पाठ के लेखक कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद, निर्मल वर्मा, कामता नाथ या फिर रामचंद्र तिवारी? उत्तर है रामचंद्र तिवारी। पानी की कहानी पाठ की विधा क्या है? निबंध, पत्र, लेख या फिर कहानी? उत्तर है निबंध। अगला प्रश्न, पानी की बूंद कहां से जा गिरी?
गुलाब की झाड़ी से, नीम के पेड़ से, बेर की झाड़ी से या फिर कमल के पत्ते से? बेर की झाड़ी से। अगला प्रश्न, लेखक की हथेली पर गिरकर बूंद के कितने टुकड़े हो गए? 4, 3, 2 या फिर 5? उसके 2 कण हो गए थे, यानी 2 टुकड़ों में विभक्त हो गई थी। बूंद लेखक के हाथ पर कूद पड़ी क्योंकि सुबह तक का सहारा पाना चाहती थी, वह डर गई थी, पत्ते के टिकने का सहारा नहीं था, या फिर वो फिसल गई थी। वह सुबह तक सहारा पाना चाहती थी। पृथ्वी के नीचे से कौन कौन से तत्व निकले? मिट्टी और लपटें, धुआं, रेत, लौह धातुएं और लपटें, धुआं, रेत और पिघली धातुएं, धुआं और पिघली धातुएं। इनमें से कौन सी चीजें थी जो धरती से निकली? उत्तर है धुआं, रेत, धातुएं और लपटें। बूंद के पुरखे कौन थे? हाइड्रोजन और ओशजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ओजोन? उत्तर है हाइड्रोजन और ओशजन, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। समुद्र का भाग कौन बन चुकी थी? नदियां, मछलियां, जल में रहने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतु, पानी की बूंद? पानी की बूंद। ओस की बूंद ने समुद्र में जाकर क्या देखा? घोंगा, पेंगुइन, कई मन भरी कछुए, जालीदार मछलियां। उसमें से कौन सी चीज थी जो उसने नहीं देखी थी? उत्तर है पेंगुइन, क्योंकि पेंगुइन वहां नहीं थे। अगला प्रश्न, बूंद को किसके कारण मुक्ति मिली? समुद्र में मिलने पर मिल गई, धरती में मिल जाने से मिली, नल के टूटे होने के कारण उसे मुक्ति मिली, या इनमें से कोई भी नहीं? नल के टूटे होने के कारण वो वहां से बह निकली थी। लेखक को बूंद किसके समान दिख रही थी? चांदी के समान, मोती के समान, ओस के समान या फिर पानी के समान? उत्तर है मोती के समान। बूंद ने रात कहां बिताई? पेड़ की डाली पर, आकाश में, धरती की गोद में या फिर पेड़ के पत्ते पर? उत्तर है पेड़ के पत्ते पर, जहां से वो उसके हाथ पर आ गई थी। अगला प्रश्न, खोखले स्थान पर पहुंचने में बूंद को कितनी दूरी चलना पड़ा? 3 मील, 4 मील, कई मील या फिर 2 मील? उत्तर है कई मील। पिंड किसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था? पृथ्वी की ओर, चंद्रमा की ओर, आकाश की ओर या फिर सूर्य की ओर? उत्तर है सूर्य की ओर। बूंद का जन्म कैसे हुआ? बर्फ पिघलने पर, भाप के जमने पर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया से, या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलग होने से? उत्तर है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया से उसका जन्म हुआ। अगला प्रश्न है, आकाश पिंड कैसा दिखाई देता था? बहुत चमकीला, कम चमकीला, धुंधला या फिर प्रकाशहीन? उत्तर है बहुत चमकीला। प्रकृति सौंदर्य किस समय निखर उठता है? संध्या होने पर, चांद के निकलने पर, सूरज की किरणें पड़ने पर या फिर रात होने पर? उत्तर है सूर्य की किरणें पड़ने पर। जब सूरज की किरणें सब चीजों पर पड़ती हैं तो प्रकृति की छटा निराली हो जाती है। नदी तट पर ऊंची मीनार से किस रंग की हवा निकल रही थी? भूरे रंग की, काले रंग की, बैंगनी रंग की या फिर नीली? उत्तर है काले रंग की। उसमें से काली काली हवा बाहर निकल रही थी। अगला प्रश्न, बूंद को बाहर निकलने का रास्ता कहां से मिला? पेड़ की जड़ों से, पत्तियों के छेदों से, पेड़ की डाली से या फिर पेड़ के तने से? उत्तर है पत्तियों के छेदों से, वहीं से वो बाहर निकलती है। बूंद कितने दिनों तक कष्ट भोगती रही? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या फिर 7 दिन?
उत्तर है 3 दिन। पानी की बूंद 3 दिन तक कहाँ दुख भोगती रही? वायुमंडल में, तने और पत्तियों के बीच में फंसकर, धरती के बीच में फंसकर, या फिर समुद्र के भीतर? उत्तर है तने और पत्तियों के बीच में फंसकर। अगला प्रश्न, बूंद को समुद्र के नीचे कैसे जीव मिले? घोंघे, कछुआ, जालीदार मछलियां या फिर उपरोक्त सभी? उत्तर है उपरोक्त सभी। उसने ये सभी वहां समुद्र के नीचे देखे थे। सूर्य बूंद की मदद कैसे करता है? उसे पृथ्वी तक पहुंचाकर, उसे जमने की शक्ति देकर, उसे उड़ने की शक्ति देकर या पिघल जाने की शक्ति देकर? उत्तर है उसे उड़ने की शक्ति देकर। पृथ्वी का गर्भ क्यों हिल रहा था? भूचाल के कारण, ज्वालामुखी फटने वाला था, पानी की मात्रा अधिक थी या पृथ्वी के कंपन होने के कारण? उत्तर है ज्वालामुखी फटने वाला था, इसीलिए पृथ्वी में हलचल हो रही थी। तो बच्चों, इस प्रकार के बहुत से एमसीक्यू इस पाठ से बनाए जा सकते हैं। आइए अब करते हैं पाठ पर आधारित अन्य प्रश्न उत्तर। पहले कुछ लघु प्रश्न करते हैं जो कि आपकी पुस्तक में नहीं दिए गए हैं, परंतु आपको परीक्षा के समय बहुत मदद करेंगे। पहला प्रश्न है, नगर के पास पानी की बूंद ने क्या देखा? बूंद ने नदी के तट पर एक ऊंची मीनार देखी जिसमें से काली काली हवा बाहर निकल रही थी। बूंदें चट्टान में घुसकर कहां निकली? कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर बूंदें पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में बाहर निकली। बूंद ने गृहराज किसे कहा है? बूंद ने गृहराज आकाशीय प्रकाश पिंड को कहा है। अगला प्रश्न, लेखक को ओस की बूंद कहां मिली? ओस की बूंद सुबह काम पर जाते समय बेर के पेड़ से लेखक की हथेली पर आ गिरी, यानी उसे बेर के पेड़ से मिली। ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप रही थी? ओस की बूंद बेर के पेड़ से बहुत नाराज थी। वह लेखक को बताती है कि सभी पेड़ों की जड़ें और रोए बहुत निर्दयी थे। वे जबरदस्ती उसको पृथ्वी में खींच लेते हैं, फिर उसका पूरा उपयोग करके उसे बाहर फेंक देते हैं। इस कारण कई बूंदें नष्ट हो जाती हैं और कुछ अपना रूप खो देती हैं। ये सब बातें लेखक को बताते हुए ओस की बूंद क्रोध और घृणा से कांप रही थी। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज क्यों कहा? अरबों वर्ष पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के कारण पानी का जन्म हुआ। ओस की बूंद लेखक को बताती है कि मेरे जन्म के कारण ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व खो दिया। इसीलिए उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपना पूर्वज या पुरखा कहा। पानी का जन्म कैसे हुआ? किसी उल्का पिंड के सूर्य से टकराने से उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूरज का एक हिस्सा टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गया और उन्हीं टुकड़ों में से एक हिस्सा हमारी पृथ्वी बन गया। उसी ग्रह में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच रासायनिक प्रक्रिया हुई और दोनों के मेल से पानी का जन्म हुआ। जल चक्र के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए और पानी की कहानी से तुलना करके देखिए कि लेखक ने पानी की कहानी में कौन कौन सी बातें विस्तार से बताई हैं। बच्चों, इसको हम साइंस में पढ़ते रहते हैं, तो आइए अब जानते हैं। जल चक्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल वर्षा के रूप में धरती पर आता है, फिर वह जल बहकर समुद्र में मिल जाता है और उसके बाद दोबारा भाप बनकर वायुमंडल में पहुंच जाता है। यह चक्र लगातार चलता रहता है। इस पाठ में जल के गैस, द्रव्य और ठोस रूपों की चर्चा की गई है। इसके साथ ही जल चक्र की प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया है। पानी की कहानी पाठ में ओस की बूंद अपनी कहानी स्वयं सुना रही है, लेखक केवल श्रोता है। इस आत्मकथात्मक शैली में आप भी किसी वस्तु का चुनाव करके उसकी कहानी लिखिए। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं लिख सकते हैं। जिस प्रकार से यहाँ ओस की बूंद की कहानी लिखी गई है, उसने अपनी कहानी स्वयं सुनाई है। ऐसे ही कोई किताब अपनी कहानी सुना सकती है या फिर
कोई पेन है या आपके आसपास रखी हुई वस्तुएं, उनमें से कोई भी एक वस्तु आप चुन लीजिए और उसकी जन्म की कहानी को अपने शब्दों में इस प्रकार से लिख सकते हैं। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन आप अपने शब्दों में कीजिए। ये पाठ के आधार पर आपको लिखना है। पाठ के आधार पर पानी का जन्म अरबों वर्ष पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से हुआ। जन्म के बाद पानी ने ठोस बर्फ का रूप ले लिया और गर्मधारा के रूप में उसने तरल रूप ले लिया। वहां से समुद्र के तल तक यात्रा करके जमीन के द्वारा ज्वालामुखी तक वो पहुंच गया। वहां पर जाकर गर्मी के कारण उसने भाप का रूप लिया और आकाश में आंधी के साथ जाकर मिल गया। वहां से भाप की अधिक कण मिल जाने पर बारिश के रूप में वो वापस पृथ्वी पर आ गया। वहां से नदियों के सहारे दोबारा जमीन के द्वारा वो सोख लिया गया और पेड़ों के द्वारा वाष्पीकरण की प्रक्रिया से दोबारा भाप बनकर वायुमंडल में घूमने लगा। तो बच्चों, ये जल चक्र की पूरी कहानी है जो कि इस पाठ में भी बताई गई है। कहानी के अंत में और आरंभ के हिस्से को पढ़कर आप स्वयं देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी। बड़ा ही सरल सा प्रश्न है। उसे सूर्य के उदय होने की प्रतीक्षा थी। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं, ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए सूरज के निकलने की प्रतीक्षा कर रही थी ताकि वो सूर्य की गर्मी से भाप बनकर उड़ सके। समुद्र के तट पर बसे हुए नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी क्यों नहीं पड़ती है? ये आपने सभी ने विज्ञान में पढ़ा होगा। साइंस की किताबों में इसके बारे में लिखा जाता है। समुद्र के तट पर बसे हुए नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी नहीं पड़ती क्योंकि वहां के वातावरण में हमेशा नमी बनी रहती है, यानी हमेशा ही मॉइस्चर रहता है। अब आती है भाषा की बात। किसी भी क्रिया को पूरा करने में जो भी संज्ञा आदि शब्द संलग्न होते हैं वो अपनी अलग अलग भूमिकाओं के अनुसार अलग कारकों के साथ प्रयोग किए जाते हैं। जैसे वह हाथों से शिकार को जकड़ लेती थी। जकड़ना एक क्रिया है। ये तभी संपन्न हो पाएगी जब कोई व्यक्ति जो कि जकड़ने वाला हो और कोई वस्तु जो कि शिकार हो जिसे जकड़ा जाए, ये दोनों वहां पर मौजूद हों। इन भूमिकाओं में प्रकृति अलग अलग है। व्याकरण में ये भूमिकाएं कारकों के अलग अलग भेदों जैसे कि कर्ता, कर्म, करण आदि से हमें स्पष्ट हो जाती हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक से इसी प्रकार के 5 और उदाहरण खोजकर लिखिए जिनसे कि भलीभांति हमें समझ में आ सके। आगे एक बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। यहां पकड़कर यानी किसी की सहायता से है, तो यहां क्या हो गया? संबंध कारक। हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। तेजी से क्या पता चलता है कि ये अपादान कारक है जब किसी से अलगाव हो। मैं प्रतिक्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती थी। मैं किसके लिए प्रयोग किया गया है? कर्ता के लिए, है ना, काम करने वाला। वह चाकू से फल काटकर खाता है। अब किसी चीज की सहायता से काम हो रहा है तो चाकू से फल काटे जाते हैं। तो यहां से क्या हो गया? करण कारक। बदलू लाख से चूड़ियां बनाता है। यहां पर भी से का प्रयोग किसके लिए किया गया? किसी की सहायता से काम होता है। चूड़ियां लाख से बन रही हैं, तो ये भी करण कारक है। तो बच्चों, इस प्रकार से जो कारक हैं वो हमारी भूमिकाओं को यानी शब्दों की भूमिकाओं को स्पष्ट करते हैं। तो बच्चों, ये तो था इस पाठ के शब्दार्थ, MCQs और प्रश्नोत्तर। इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ शीघ्र ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।